वो इंडिया गठबंधन के डेलीगेशन में शामिल होने के लिए उन्होंने तय किए हैं। डेरेक ओब्राहिन और नदीमुल हक उनको किया है। उससे एकदम स्पष्ट हो गया कि इंडिया गठबंधन एकजुट है। महबूबा मुफ्ती ने तो बहुत सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट को लेकर के की है कि भैया सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय नहीं मिल रहा है और इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो फिर न्याय फिर है कहाँ? आखिर क्या डेमोक्रेसी कहीं बची है कि नहीं बची है? तो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ इस मामले पे, और सौरभ भारद्वाज का भी बयान था, आतिशी का भी बयान था कि राहुल गांधी ने संपर्क किया, प्रियंका गांधी ने संपर्क किया और पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है। तो यानी कि आप जो चाहते थे वो नहीं हो पा रहा है। इंडिया गठबंधन एकजुट हो रहा है और सिर्फ नेताओं के स्तर पे नहीं। बुशरा जी देखिए, गठबंधन हो जाते हैं लेकिन नेताओं के स्तर पे हो जाते हैं, जमीन पे कार्यकर्ताओं मतदाताओं के बीच गठबंधन नहीं हो पाते हैं। उत्तर प्रदेश में हमने सपा बसपा का गठबंधन देखा था पिछले लोकसभा के चुनाव में, वो गठबंधन हुआ लेकिन जमीनी स्तर पर जाकर वो गठबंधन कहीं दिखाई नहीं पड़ा था क्योंकि कार्यकर्ताओं के बीच वैमनस्य था। आज स्थिति ये है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है और कांग्रेस का कार्यकर्ता जाकर के आंदोलन कर रहा है। तमिलनाडु में डीएमके के लोग आंदोलन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो ये जिस तरीके से इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ और कार्यकर्ताओं के स्तर पर भी एकजुट हो गया, ये संदेश अब चला गया भारतीय जनता पार्टी के लिए। असली परेशानी यहाँ से शुरू हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो सोचा था, जो दाव चला था कि इस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करा के आप एक तरीके से इस पर काम करेंगे या अरविंद केजरीवाल को बड़ा लीडर आप बनाने की कोशिश करेंगे, वो सारे दाव अब उल्टे पड़ते जा रहे हैं। दूसरा ही कि अभी तक जो समझा जाता था कि अरविंद केजरीवाल बी टीम भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो जितनी सारी बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की उनके लिए भी एक सबक हो गया। यानी अब आपने मायावती के लिए और केसीआर के लिए और आपने नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू, इन सब के लिए आपने दे दिया एक संकेत। नीतीश कुमार को भी आपने संकेत दे दिया कि आप जिनके जरिए आप अपने मसले हल करना चाहते हैं और पर्दे के पीछे से आप जो खेल करना चाहते हैं, तो पर्दे के पीछे से जब खेल करते हैं आपके लगता है कि ये व्यक्ति हमारे काम का नहीं रहा या उसकी थोड़ी सी महत्वाकांक्षा जाग जाती है, तो उसके साथ आप क्या व्यवहार करते हैं। तो ये सब चीज़ें भी सामने आ गई। तो ये कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बूमरैंग करेगा ये मसला। इंडिया गठबंधन एकजुट हो चुका है, जनता के बीच असल में ये बात जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है कि वो हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं। 150 सीट भी उनको नहीं मिल रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के सारे काम कर रही है। सारी दुनिया समझ रही है, आम नागरिक समझ रहा है कि ईडी कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल विंग बन चुका है, एक अनुषंगिक संगठन बन चुका है ईडी, और उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा लागू करती है। बुशरा जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, और जिस तरह से आपने कहा इंडिया गठबंधन की एकजुटता वो लगातार हमने हर उस कदम के बाद देखी है, चाहे वो बिहार में सरकार गिराई गई हो और फिर नीतीश कुमार ने पाला पलटा हो, या जेएमएम की बात करें जब उनको हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था, और अब अरविंद केजरीवाल की हम बात करें, जिस भी पैतरा वो आजमाती है कि इससे इंडिया गठबंधन टूटेगा, कमजोर होगा, ये हमने देखा है कि और ज्यादा मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ इंडिया गठबंधन जो है वो सामने आता है। हेमंत अत्री जी सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए। हेमंत जी बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। किसी भी वक्त, किसी भी सेकंड ये फैसला अरविंद केजरीवाल की रिमांड को लेकर आने वाला है। सारी जुड़े बहस जो है वो लगातार चल रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि 80% से ज्यादा जो लोग हैं उन्होंने, किसी ने भी अरविंद केजरीवाल का नाम जो है वो नहीं लिया है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को मुख्य सरगना जो है वो बनाया गया है इस मामले में। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ये दलील जो है वो दी गई है। इस पूरे मामले को अब तक, कल रात से लेकर उससे पहले और अब तक कैसे देख रहे हैं आप, और फिर इसके पॉलिटिकल नताइज क्या देख रहे हैं आप? बुशरा जी, सबसे पहले तो एक बात बड़ी स्पष्ट तौर पे बता दूं कि ये जो गिरफ्तारी है, इट इज मोर ऑफ ए पॉलिटिकल, लेस ऑफ एनीथिंग एल्स। ये विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक गिरफ्तारी है, और मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि जिस मकसद के साथ भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है, वो मकसद इनका कभी पूरा होने वाला नहीं। उसके दो बहुत साधारण कारण हैं कि दिल्ली की 7 सीटें जहां पर केजरीवाल का प्रभाव है, वो तो पिछली बार तीसरे नंबर पर आए थे, लेकिन यहां पर इस बार अलायंस है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, और बिल्कुल क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग के साथ अलायंस है। पंजाब में नहीं है वो स्थिति, लेकिन दिल्ली में है। और जो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरीके से देश की एक एक सीट के ऊपर अपना फोकस कर रहे हैं, उसमें एक बात बड़ी स्पष्ट तौर पे मैं बता दूं आपको कि इस कदम का नुकसान केवल दिल्ली में नहीं होगा, इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को पैन इंडिया होगा, और उसके कारण बड़े सॉलिड हैं। एक मिनट जी आप कारण बताएं। इससे पहले एक अपडेट में बस दर्शकों को दे दूं कि अभी अभिषेक मनु सिंघवी जो कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील के तौर पर जो पेश हुए हैं, उनकी बहस, उनकी जिरह जो है वो पूरी हो चुकी है। तो पहले ईडी और अब अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जो जिरह बहस है वो पूरी हो चुकी है। उन्होंने अपने तमाम पॉइंट्स जो है वहां पर रख दिए हैं। अब किसी भी सेकंड, किसी भी वक्त जो है रिमांड को लेकर
वो फैसला आ सकता है अरविंद केजरीवाल को लेकर। उन्हें कितने दिन की रिमांड, क्योंकि 10 दिन की रिमांड मांगी है, कितने दिन की उनकी रिमांड उनको मिलती है और उसके बाद मिलती है नहीं मिलती है, उसके बाद आगे क्या होगा, किस तरह की सूरत, किस तरह की तस्वीर बनती हुई नजर आएगी। क्योंकि अभी जो ये वक्त है, ये वक्त बेहद महत्वपूर्ण है, इलेक्शन से जस्ट पहले का ये वक्त है और ऐसे वक्त में आजाद भारत में पहली बार एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया है और सिटिंग सीएम भी लगातार, जैसे मैं कह रही हूं कि वो मोस्ट पॉपुलर सीएम्स में शुमार होते हैं। जी हेमंत जी, अपनी बात को रखिए। इसमें कुछ नहीं, जो रिमांड वाली बात करें आप, 10 दिन का रिमांड मांगा है, कम से कम 5 दिन का रिमांड मिल जाएगा ईडी को इसमें इनिशियली। उसके बाद दोबारा जी। पेश करेंगे, फिर एक्सटेंशन की मांग करेंगे। ये एक सामान्य प्रोसीजर है ईडी का भी और कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो। एनीवे, मैं पॉलिटिकल इश्यूज पे बात कर रहा था। मेरा ये स्पष्ट तौर पे मानना है बुशरा जी कि ये जो भारतीय जनता पार्टी ने ये कदम उठाया केजरीवाल की गिरफ्तारी का, ये पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है, ये फिर मैं कहता हूं इन्होंने कुल्हाड़ी पे पैर मारा है। और उसका कारण बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। इस देश की जो राजनीति है बुशरा जी, वो कास्ट रीडर पॉलिटिक्स है, कोई माने या ना माने। और केजरीवाल अपनी बिरादरी के, वैश्य समाज के इकलौते मुख्यमंत्री थे और जिस तरीके से उनको हटाया गया है उसकी बैकग्राउंड में जाइए और उस जैसे तमाम उदाहरण आपको मिलेंगे। अकेले वैश्य बिरादरी के मुख्यमंत्री को जिस तरीके से बीजेपी ने हटाया है, जिस तरीके से हटाने की चाल चली है, जिस तरीके से गिरफ्तार किया है, आप देश में किसी बिरादरी के व्यक्ति से बात कर लीजिए, किसी से भी, इतना भयंकर रोष है। और कारण समझना पड़ेगा क्या है। देखिए, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई कोर वोट बैंक है देश के अंदर, सबसे बड़ा कोई फाइनेंसर वर्ग है और सबसे बड़ा कोई सपोर्टर वर्ग है, तो वो है वैश्य समाज। पूरे देश के अंदर देख लीजिए आप। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो है कि जिस तरीके से अरेस्ट किया गया है, क्या कहती है भारतीय जनता पार्टी की ईडी कि ये जो पूरा मामला है इसमें 100 करोड़ रुपए की घूस ली गई है, 136 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ की गई है और केजरीवाल उसमें 32वें आरोपी है। हरियाणा में भी बुशरा जी आपको ध्यान है, इससे भी बड़ा स्कैंडल हुआ है शराब का। जब पूरे देश के अंदर कोविड का लॉकडाउन लागू था, हरियाणा में लाखों पेटियां शराब गायब हो गई थी, पता है ना आपको। मैन्युफैक्चरिंग हुई और वो कहां गायब हुई, कहां स्मगलिंग हुई, उसके ऊपर खट्टर सरकार ने खुद एसआईटी बनवाई। उसके बाद स्पेशल इंक्वायरी टीम बनाई, एडीजीपी रैंक के ऑफिसर, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, उनके नेतृत्व में बनाई। सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट क्रिस्टल क्लियर होगी। वो क्या ईडी को दिखाई नहीं देता? वो तो इससे कहीं गुना बड़ा स्कैम है, लेकिन इस पे तो आज तक एक प्राथमिकी दर्ज भी नहीं की है। तो ये चीज समझनी पड़ेगी अपने को कि इसके पीछे खेल क्या है। भाजपा ये दिखाना चाह रही है कि या तो आप हमारे साथ हो और नहीं तो आप बंद हो। किसी का चंदाबंद है, किसी का नेताबंद है। और चंदाबंद और नेताबंद के सारे खेल में अगर आप पिछले 5-7 दिन के अंदर जो ये ट्विटर पे और सारे पे जो पोल्स होते हैं, अगर आपने देखे हो, बीजेपी का, केजरीवाल तो कल गिरफ्तार हुए, बीजेपी और मोदी की जो पॉपुलैरिटी उनमें दिखती है, उनको हालत ये होती है कि जो मोदी चैनल चलाते हैं उनको अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ता है। ऐसा 4 से 5 बार हो चुका है पिछले 1 हफ्ते में। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली नेतृत्व विपक्ष को एक एक करके निशाने पे साध रहा है, उससे उनको नुकसान ज्यादा होगा और सिंपैथी वेव क्रिएट हो रही है। जिस तरीके से केवल विपक्ष को, मैं आपके सामने कुछ डेटा लेके आया था आज, अगर आप अनुमति देंगी तो, 2014 से लेकर के और सितंबर 2022 तक बुशरा जी 121 बड़े नेताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई है। 8 साल हुई है, 2014 जब से मोदी सरकार में आए और सितंबर 22 तक। 115 विपक्ष के हैं, 95%। कांग्रेस के 24 हैं, तृणमूल के 11 हैं, एनसीपी के 8 हैं, शिवसेना के 6 हैं, डीएमके के 6 हैं, बीजेडी के 5 हैं, आरजेडी के 5 हैं, बीएसपी के 5 हैं, सपा के 5 हैं, टीडीपी के 3 हैं, आम आदमी पार्टी के 3 हैं, आईएनएलडी के 3 हैं, और आप ये गिनते जाइए। और इस सारे खेल के बीच में जो ईडी का कन्विक्शन रेट है, दैट इज लेस देन 1%, एंड टू बी प्रिसाइज इट इज 0.56%। तो ईडी क्या कर रही है ये पूरा देश देख रहा है। और इसी के अंदर एक दूसरी बात और बता दूं आपको, कंपैरेटिव फिगर्स, क्योंकि आइसोलेशन में बात नहीं करनी चाहिए। मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में ईडी ने 26 नेताओं की जांच की थी, उनमें से केवल 14 विपक्ष के थे। 26 में से 14 और 121 में से 115, 122 में से 115। आप प्रोपोर्शन निकाल लीजिए और देश देख लेगा इसको कि किस तरीके से पॉइंटेड करके, जिस अजीत पवार के साथ, जिस हेमंत बिस्वा के शर्मा की, जिसकी फाइलें बनी हुई थी, वो तो आज सत्ता की मलाई चाट रहे हैं बीजेपी के साथ मिलकर। और ऐसे दर्जनों नेता है, और जिनका अब आप देखिए आदर्श स्कैम में नाम था अशोक चव्हाण का, उनको भारतीय जनता पार्टी, जो देशभक्त पार्टी कहती है अपने आप को,
जो कारगिल के शहीदों के नाम जो फ्लैट्स बने थे जिसमें उनका गड़बड़ी थी, उनको भाजपा लेके और रातों रात राज्यसभा में ले आती है। और अपने जो गठबंधन सहयोगी है, जहां अपनी सरकार है हरियाणा में, उस शराब के घोटाले पर चर्चा भी नहीं करती है। लाखों पेटियां गायब हुई जी। मिश्रा जी, और वो गुजरात जैसी ड्राई स्टेट्स के अंदर स्मगल हुई है। दूसरी बात, आप तो ईमानदारी की बात करके आए थे सत्ता में, आप तो कहते थे ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। आपके सत्ता के उस दौरान में 4 दर्जन से ऊपर भगोड़े देश के हजारों करोड़ रुपए लूट के भागे। क्या उनमें से नरेंद्र मोदी के जो विश्व गुरु हैं, क्या वो एक व्यक्ति को पकड़ के लाए वापस आज तक? एक सिंगल का नाम बता दीजिए। मोदी जी ये बता दें कि 2014 में वो ये कहते थे कि स्विस बैंक से सारा पैसा वापस लेके आऊंगा। आज तक अगर एक सिंगल पेनी लेके आए हो, उसका नाम बता दें। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई अच्छी बात है, कोई भी भ्रष्टाचार करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सिलेक्टिव कार्रवाई क्यों? केंद्र तो एक बाप जी। है और सारे स्टेट्स उसके बच्चे हैं, सारे नेता उनके वो हैं। नरेंद्र मोदी आज देश के अभिभावक हैं। किस तरीके से एक एक उसको टारगेट करके विपक्ष को कि या तो आप हमारे साथ हो और नहीं तो चलिए पीछे, जेल के पीछे। तो ये जो तरीका है, ये बहुत ही खतरनाक तरीका है। और आप जैसा आप क्या आपको लग रहा है हेमंत जी ये तमाम चीजें, जी मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, क्या ये तमाम चीजें क्या बैकफायर करेंगी? क्या आपको लगता है एक बड़े पैमाने पर बैकफायर करेंगी? और क्या आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल भले ही उसने 370 और 400 पार के नारे उसने दिए हो, लेकिन वो इतनी नर्वस है, हर दिन वो जिस तरह के स्टेप्स ले रही है, जिस तरह के स्टैंड्स ले रही है, जो बौखलाहट में, तिलमिलाहट में जो वो कदम उठा रही है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपने एक बड़ा नंबर दे दिया है और हर स्टेट में कि हम पूरी की पूरी सीटें जीतने जा रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि 200 पार करना भी आपके लिए मुश्किल हो रहा है, और यही वजह है कि इस तरह के आत्मघाती कदम उठा रही है बीजेपी, एक तरह से एक नर्वसनेस में, या फिर उसको समझ नहीं आ रहा है कि अभी वो ऐसा क्या कर दे कि पूरा नैरेटिव जो है वो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाए और इंडिया गठबंधन की तरफ ना हो। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले में सिंपैथी जो है वो अरविंद केजरीवाल ले जाएंगे, सिंपैथी जो है वो इंडिया गठबंधन ले जाएगा? क्योंकि एक तरफ खाते बंद करते हैं, दूसरी तरफ आप गिरफ्तारी करते हैं और आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी या एनडीए में जितने भी नेता शामिल हैं वो सब दूध के धुले हुए हैं और सारे भ्रष्टाचारी जो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल है। नहीं बुशरा जी, देखिए एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी, अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी से कहीं ज्यादा शार्प और श्रूड पॉलिटिशियन है। वो अगर 9 सम्मन्स के ऊपर भी पेश नहीं हुए तो वो वैसे नहीं है, इट इज विद ए पर्पस। वो कुछ चीजें साबित करना चाह रहे थे, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको गिरफ्तार किया है और जो बैकग्राउंड इसकी पूरी बनी है, उसमें एक चीज बड़ी निश्चित है। देखिए 2019 के अंदर जब दिल्ली में 60 सीट आई थी, उसके कारण थे। उस टाइम पुलवामा के कारण जो खेल हुआ रातों रात, और पूरे देश में बीजेपी के ऊपर वोट बरसे थे। इस बार वैसी स्थिति सौभाग्य से अब तक नहीं है। दूसरी बात, बीजेपी के जितने भी पॉलिटिकल कदम है इस बार, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव कदम ये उठाए जा रहे हैं, ये सारे डेस्परेशन में है, ये सारे बेचैनी में है, ये उनको कहीं ना कहीं हार की जो सुगबुगाहट है वो उनको सामने पड़ी दिख रही है। मुझे ये बताइए, अगर आपकी 370 और 400 सीट आ रही होती तो फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है ना। इससे तो ये लगता है कि आपको 200 सीटों के लाले पड़े हुए हैं। बेसिकली एक बात समझनी पड़ेगी कि आज नरेंद्र मोदी की जो छवि बन रही है देश के सामने, आप कौन से डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? एक तरफ तो आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आपकी जो मुख्य विपक्षी दल है उसके खाते बंद पड़े हुए हैं। किस बात पे? कि 14 लाख 14.5 लाख रुपए आपने अपने एमपी से ले लिए, साहब खाते बंद कर देंगे आप? ऐसा कोरेसिव एक्शन। और गजब देखिए, इनकम टैक्स अपीलाइट अथॉरिटी से लेके हाईकोर्ट में कोई रिलीफ ही नहीं है, हाईकोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया। तो ये पूरा चीज समझना पड़ेगा कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को, क्वासी जुडिशियल बॉडीज को, किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने ना केवल एजेंसीज को बल्कि बाकी जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे जो संविधान की रक्षा करते हैं, वो भी आज कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज्ड है। इस पूरी हालात में आपको क्या लगता है कि बीजेपी को लाभ होगा? जो पूरी परिस्थितियां हैं वो बेचैनी की परिस्थितियां हैं, डेस्परेशन है, और पूरी भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पे जो इसकी टॉप लीडरशिप है, अगर आपकी 400 सीटें आ रही होती तो आप एक एक सीट के लिए ऐसे भागे फिरते क्या? कभी आप राज ठाकरे के पास पहुंचते हैं, कभी आप उड़ीसा पहुंच जाते हैं, कभी आप आरएलडी के पास पहुंच जाते हैं। आप तो महान नेता हैं, फिर आपको एक एक 2-2 सीट की क्या परवाह है? कभी आप श्रोमणी अकाली दल से प्यार की पिंगे बढ़ाने लगते हैं। अगर ऐसी सूरत है तो फिर तो आप आराम से अपने, देखिए अगर आप चुनाव जीत रहे हैं, आप अपनी अचीवमेंट्स पे वोट मांगिए, अपने प्रोग्राम्स पे वोट मांगिए, आप अपनी पॉलिसीज पे वोट मांगिए, आप अपने विजन पे वोट मांगिए। वो सारा तो आप कर नहीं रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप कर रहे हैं ध्यान का डाइवर्शन।
ध्यान किसी भी मुद्दे पर ना जाए। आप कर रहे हैं नैरेटिव फिक्सेशन। कल जैसे ही ये बात आई कि भाई ये आज सारे के सारे बॉन्ड्स अगले 15 मिनट में मैच हो जाएंगे, तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब कोई भी अचंबा नहीं होता मुझे रात को कि ये क्यों किया गया। ये सीधी सीधी बात है कि डाइवर्जन करने के लिए है। जिस दिन पहली बार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उस दिन आपको ध्यान होगा 2 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता। तो मुख्य धारा का मीडिया तो वैसे ही मैनेज्ड है, वैसे ही कंप्रोमाइज है, लेकिन जो बाकी जो अल्टरनेट मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, जिस तरीके के वो सवाल उठाता है, भारतीय जनता पार्टी उससे भी बहुत ज्यादा परेशान है। इसी के लिए आपने देखा होगा कल वो क्या लेकर के आए थे, पीआईबी फैक्ट चेक। सुप्रीम कोर्ट ने एट द ड्रॉप ऑफ हेड उसको स्टे कर दिया। वरना तो इनका खेल ये था कि आप कुछ भी चला लो। आपने मोदी के खिलाफ पूरे प्रोग्राम में एक लाइन बोली नहीं, और पीआईबी फैक्ट चेक उसको फॉल्स बता करके स्ट्राइक डाउन करवा देगा। अभी भी करा सकते हैं, कराते हैं। तमाम किसानों के जितने भी वो ट्विटर अकाउंट सब बंद ही पड़े हुए। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि कांग्रेस बीजेपी की मंशा क्या है। मोदी जी की अगर इस हालात में कि सारे विपक्ष को नेस्तनाबूद करके 370 सीट आ जाएंगी तो बहुत महान हो जाएंगे क्या, ये भी तो देखेगी दुनिया। जो देश पूरी दुनिया के सामने मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसके लोकतंत्र की पूरी दुनिया में दुहाई दी जाती है, वहां इस तरह का लोकतंत्र है। मोदी जी क्या साबित करना चाह रहे हैं? वो पुतिन बनना चाहते हैं क्या? और जी, और वही बात जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कही थी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी और उसके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। पुतिन का एग्जाम्पल उन्होंने सीधे तौर पर नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने कहा जरूर था। और इससे पहले जो आप तस्वीरें देख रहे थे वो राउज एवेन्यू कोर्ट की थी, और वहां से हमारे संवाददाता जो है इकरार वो लगातार वहां पर मौजूद हैं। जैसे ही वहां पर कोई घटनाक्रम जो है बदलता है, हम सीधे आपको तस्वीरें जो है वो वहां से दिखाएंगे। इकरार के पास हम जाएंगे, आप तक पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि तमाम जिरे बहस जो है वो पूरी हो चुकी है और किसी भी वक्त जो है वो फैसला आ सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि इतना वक्त जो है वो लग रहा है इस पूरे मामले में, और लग रहा है कि फूक फूक का कदम जो है यहाँ पर रखा जा रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद में जो है वो कार्यकर्ता न सिर्फ आम आदमी पार्टी के बल्कि कांग्रेस के भी पूरी तरीके से मोबिलाइज है। मैंने अलग अलग जगहों पर सुबह से हमने देखा, देश भर में हमने देखा कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं। दिल्ली में तो विरोध प्रदर्शन करने ही नहीं दिए गए, और किस तरह से आप ये देखें कि जो कार्यकर्ता हैं, जो जिनका नेता जो है वो जेल में है, जो पार्टी का सर्विस सर्वा है उसको जेल में डाल दिया है, उससे पहले 2 बड़े नेता जो हैं उनको जेल में डाला हुआ है, वहां पर उनको प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा है। तो सीधे तौर पर ये सवाल उठाता है, और यही सवाल जो है लगातार सभी उठा रहे हैं कि लोकतंत्र हमारा किस तरफ जा रहा है, जहां पर पीसफुल प्रदर्शन करने की भी इजाजत नहीं है। बैरिकेडिंग जो है लगातार तमाम जगहों पर की जा रही है, नेताओं को उठाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के घर पर भी पूरी तरीके से नाकेबंदी की गई है, नजरबंद वहां पर उनको किया गया है। मैं आपको ये बता दूं कि राहुल गांधी, ये बताया जा रहा था कि वो किसी भी वक्त उनके परिवार से मिलने के लिए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने फोन पर बात की है। और ये बड़ी दिलचस्प जो है वो फिलहाल सियासत यहाँ पर हुई है कि एक ऐसी पार्टी जो पूरी तरीके से कांग्रेस के विरोध पर बनी हो और उसने कांग्रेस को सत्ता से हटाया हो, और उसके बाद आप ये देखिए कि कांग्रेस कितना बड़ा दिल यहाँ पर दिखा रही है। न सिर्फ उसके नेता बल्कि कार्यकर्ता कि वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, जिनकी पूरी सियासत जो है वो इसी पर बेस्ड हो। दिल्ली में खासतौर पर बात की जाए तो यहाँ 2 ही मुख्य पार्टियां सीधे तौर पर नजर आती हैं। बीजेपी उस तरह से उतनी मजबूत यहाँ पर नहीं है, खासतौर पर असेंबली इलेक्शन की बात की जाए यहाँ पर तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ज्यादातर टक्कर जो है वो रहती है। और ऐसे में बड़े नेता जो दिल्ली के हैं कांग्रेस के, वो सड़कों पर उतरे, वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए जाएं, सामने आकर वीडियोज आए, कहा जाए कि वो उनके साथ है। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी जो है उसने दरियादिली दिखाई है, और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए वो तमाम जितने भी राजनीतिक मतभेद हैं उनको साइडलाइन करके इस तरफ जो है वो बढ़ती हुई जो है वो नजर आ रही है। ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण है इस पूरी प्रक्रिया में जो फिलहाल चल रही है। किसी भी वक्त फैसला आएगा। इससे पहले मैं डॉक्टर पाशपोर जी आपके पास आऊं, आपसे मैं सवाल पूछना चाह रही हूं, लेकिन हेमंत जी आपसे मैं एक सवाल ये पूछना चाह रही थी। लोगों के जहन में ये सवाल जरूर है, एक तरफ हाईकोर्ट में ये PIL लगा दी गई है कि अरविंद केजरीवाल को CM पद से हटाया जाए। सवाल लोगों के जहन में ये है, जाहिर सी बात है हमें पता है कि रूल्स क्या कहते हैं, लेकिन आपसे मैं जानना चाह रही हूँ कि जेल से वो अगर सरकार चलाते हैं
तो कितना ये मुमकिन है? और अगर क्योंकि रिमांड अगर मिलती है, माना कि 5 दिन की अगर मिल जाती है, फिर एक्सटेंशन अगर आ जाता है, ये हम वर्स्ट केस सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल ने ये कहा है, उनके नेताओं ने कहा है कि जेल से ही वो सरकार चलाएंगे, वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए बुशरा जी, 1-2 दिन की तो बात नहीं होती। अगर लंबे समय तक सरकार में रहना है तो जेल से सत्ता का संचालन बहुत आसान नहीं है। हालांकि संवैधानिक तौर पे जब संविधान का निर्माण किया गया था, संविधान के ऊपर चर्चा हो रही थी, तब हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी किसी भी स्थिति की परिकल्पना नहीं की थी, क्योंकि वो नैतिकता का दौर था। लीगली बात करें आप तो कानून के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर जुडिशियल कस्टडी में चला गया तो वो या पुलिस रिमांड में है तो सरकार नहीं चला सकता। लेकिन नैतिकता का इसमें चीज जरूर है कि ये चीज जब आप पुलिस रिमांड में है या जुडिशियल कस्टडी में है तो आमतौर पर ये होता है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया जाता है। दूसरा, केजरीवाल बहुत शार्प आदमी है, वो बहुत विद्वान पढ़े लिखे आदमी है। ऐसे नहीं है वो जैसे बीजेपी में तमाम लोग, वो एक एक चीज का आकलन करना जानते हैं। पॉलिटिकल पोस्चरिंग एक बात है, ये कहना कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, उनको भी ये पता है कि आज देश में किस तरह का सिस्टम है। 1 मिनट लगेगी, लेफ्टिनेंट जनरल 356 जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पर है 356 की सिफारिश करेंगे और दिल्ली का जो केंद्र सरकार है वो तैयारी बैठी है, सरकार को बर्खास्त कर देगी, राष्ट्रपति शासन लगा देगी। तो 1 आध दिन की बात तो और है। अन्यथा ये बात तय मान के चलिएगा कि अगर इस बात को लंबा खींचने की कोशिश की गई कि जेल से सरकार चलाएंगे तो केजरीवाल घाटे में रहेंगे। और मुझे तो ये भी लगता है कि उनके दिमाग में ये सारी प्लान ए और प्लान बी पहले से तैयार है। ये भी हो सकता है कि उनका इस्तीफा वो साइन ही करके गए हो, अपनी वाइफ के पास छोड़ के गए। बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है वो, वैसे बीजेपी को इस तरीके से मात नहीं दे रहे 2 बार से। उन्होंने बीजेपी के साथ क्या किया दिल्ली में, जहां बीजेपी की 7 में से 7 सीट आई थी, वहां का आप विधानसभा का रिकॉर्ड देखिए, 70 में से 67, अगली बार 70 में से 62। बीजेपी का असली जो नासूर है जो केजरीवाल, वो है कि पूरे देश में हम सत्ता पर धक्का चला रहे हैं और दिल्ली में हमारा काम नहीं चल रहा है। वही सही कसर केजरीवाल ने एमसीडी में पूरी कर दी, एमसीडी में भी सुपड़ा साफ कर दिया बीजेपी का। तो बीजेपी के जख्म बड़े गहरे हैं, वो बदला लेना चाहती है उनसे। और केजरीवाल मोदी के ट्रैप में आने वाले नहीं है। वो या तो अपनी धर्मपत्नी को सीएम बना देंगे, या क्योंकि 10 महीने की बात है जैसा आप इंट्रोडक्शन में कह रही थी, 10 महीने कोई लंबा चौड़ा समय नहीं है। पार्लियामेंट में भी 2 महीने निकल जाएंगे, 3 महीने, उसके बाद विधानसभा का कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं। तो मुझे लगता है कि इस मसले पे समझदारी ये होगी केजरीवाल के लिए कि वो सरकार से कन्फ्रंटेशन ना ले और संविधान के मुताबिक, और संविधान की जो नैतिकता है ज्यादातर उसके मुताबिक। वरना तो मैं आपको याद दिलाऊं, ओम प्रकाश चौटाला साहब लीडर ऑफ अपोजिशन थे हरियाणा में 2012, 13, 14 में, अगर आपको ध्यान, और तिहाड़ जेल में ही थे वो, आपको ध्यान होगा। हरियाणा सरकार के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल और क्वासी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होती थी, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन एक इंटीग्रल पार्ट है उसका। तो चौटाला साहब के पास सारा एजेंडा तिहाड़ जेल में जाता था, वो या तो उसको अप्रूव करते थे या डाइसेंट नोट करते थे। तो एज लीडर ऑफ अपोजिशन उन्होंने वो अपना पद नहीं छोड़ा था, जबकि वो भी एक संवैधानिक पद है, मंत्री का स्टेटस होता है उसका। जितना मुख्यमंत्री वो है उतना ही लीडर ऑफ अपोजिशन भी इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के अंदर। लेकिन चौटाला साहब ने इस्तीफा नहीं दिया था। बहुत बार मैंने देखा कि उनके पास जेल में एजेंडा जाता था, लेकिन वाइल बीइंग मुख्यमंत्री सरकार चलाना, क्योंकि डे टू डे बेसिस पे मुख्यमंत्री के पास सैकड़ों चीजें आती हैं और जेल में रह के या पुलिस रिमांड में रह के उसको चलाना इतना सुगम नहीं है, नैतिकता के पैमाने पे भी और अदरवाइज भी। वरना देखिए रूल ये है, आम आदमी जो है, सरकार का कोई भी कर्मचारी है, बुशरा जी आपके दर्शकों के लाभ के लिए बता दूं, कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी कारण से अगर जुडिशियल कस्टडी में जाता है, जुडिशियल कस्टडी इज जेल या अरेस्ट होता है, 24 घंटे के अंदर उसको डीम्ड टू बी सस्पेंडेड मान लिया जाता है। ही इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। चीफ मिनिस्टर इज नॉट ए गवर्नमेंट सर्वेंट, चीफ मिनिस्टर इज पीपल्स बट यू कॉल रिप्रेजेंटेटिव, और वो एक मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक पद है। उतना डिफरेंशिएशन तो है, लेकिन नैतिकता के आधार पर जेल से शासन चलाना किसी भी सरकार के लिए, और खासतौर पर ऐसे हालात में जब बीजेपी इस बात की ताक में बैठी है कि उसको फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना है, तो मुझे नहीं लगता केजरीवाल उनके ट्रैप में आएंगे। वो बहुत समझदारी से पूरे खेल को खेलेंगे और आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको दिल्ली का दूसरा मुख्यमंत्री मिल सकता है। जहां तक आपने बात की कि राहत की, आने वाले कुछ समय में जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं, जिस तरीके से उनको किंगपिन बताया गया है शराब के घोटाले का, मुझे उसमें लगता नहीं कि बहुत जल्दी उनको किसी भी तरीके की राहत मिलने वाली है। उनका जो जेल का वो है, पहले 5, 7, 10 दिन पुलिस रिमांड 2 किस्तों में, उसके बाद वो
पुलिस उसमें जुडिशियल कस्टडी में भी जाएंगे। और जो हालत जैन की है, जो हालत मनीष सिसोदिया की है, वैसी तो शायद ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि जेल में उनका जो ये है लंबा रहने वाला है। जी, तो आपको ये लगता है कि लंबा रहने वाला है, और जाहिर सी बात है ऐसे में कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं कि दो बड़े नेता पहले से ही दिल्ली सरकार के जो हैं वो जेल में हैं, कि कविता जो है वो जेल में है, अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अभी जेल में है और रिमांड पर किसी वक्त जो है अभी फैसला आ सकता है। ईडी ने उनकी गिरफ्तारी कर ली है, अभी जेल में नहीं, ईडी ने उनकी गिरफ्तारी कर ली है, और रिमांड अगर उनकी मिलती है तो फिर उसके बाद आगे का सिलसिला जो है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर ईडी ने जब ये पूरी जो है बहस चल रही थी तो ईडी ने अपनी तरफ से एक तरह से ये कहा है, ईडी की तरफ से, कि आप जो है एक केस के लिए एक पक्ष के लिए इतने वकील जो हैं वो क्यों अपना पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि दो वकील विक्रम चौधरी और अभिषेक मनु सिंघवी दो वकील हैं जो अरविंद केजरीवाल जो है उनको लेकर वो अपना पक्ष जो है वो वहां पर कोर्ट में रख रहे हैं, और किसी भी वक्त, और इसको लेकर ईडी ने जो है अपनी आपत्ति जो है वो दर्ज की है, और किसी भी वक्त फैसला जो है वो उसको लेकर आ सकता है। और जाहिर सी बात है सबकी निगाहें इसी पर लगी हुई है कि आखिर दिल्ली का भविष्य, अरविंद केजरीवाल का भविष्य क्या होने जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और फिर आगे क्या होगा इसको लेकर, रिमांड कितने दिन की मिलती है, मिनिमम 5 दिन की क्या मिल सकती है, और फिर उसके बाद क्या वो जुडिशियल कस्टडी में जा सकते हैं, जैसे हमने उनके दो और बड़े नेताओं को देखा है उनके साथ क्या हुआ है, क्या वैसा ही केजरीवाल के साथ भी हो सकता है जो कि पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। और फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी की तस्वीर क्या होगी, और आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है, क्या लोकसभा चुनाव की पटकथा जो है वो लिखी जा चुकी है। अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से ईडी ने गिरफ्तार किया है, क्या अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि पहाड़ के बीजेपी ने दे मारा है, और क्या सारी सिंपैथी जो है वो केजरीवाल की तरफ जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि केजरीवाल कोई ऐसे ही कोई नेता नहीं है। कोर्ट के बाहर जो है वो हलचल बहुत तेज हो गई है, यानी कि लग रहा है कि किसी भी वक्त फैसला जो है वो आ सकता है। अनिल त्यागी जी सीनियर जर्नलिस्ट भी जुड़ गए हैं फिलहाल मेरे साथ। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। और अगर मैं सवाल आपसे पूछना चाहूं कि अभी ये जो आप पूरी जिरह बहस देख रहे हैं, दो वकील पेश हुए हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, लगातार ईडी ने अपनी जिरह बहस जो है पूरी की, एक लंबा प्रोसेस हमने देखा कि एक लंबा वक्त जो है लग रहा है, और लग रहा है कि किसी भी वक्त, हम पिछले आधे घंटे से कह रहे हैं कि किसी भी वक्त इसको लेकर फैसला आ सकता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं आप इसको? आवाज नहीं आ रही है अनिल जी की मेरे पास तक। जी जी अनिल जी, नाउ आई कैन हियर यू। जी अनिल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज मुझे पहले आ रही थी। जी जी, आपकी आवाज अभी मुझ तक नहीं आ रही है, लेकिन इस बीच में दर्शकों को ये जरूर बता दूं कि अनिल जी इतने उनके स्पीकर जो है, हेडफोन जो है वो थोड़े ठीक होते हैं। मैं इस बीच ये बता दूं, तस्वीरें आप लगातार ये देख रहे हैं, तस्वीरें आप ब्राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और हमारे जो रिपोर्टर हैं इकरार, वो लगातार वहां पर बाहर जो है वो बने हुए हैं, लगातार वो हमें वहां से तस्वीरें और अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें जो है वो दिल्ली के लगातार पहुंचा रहे हैं सुबह से ही। जी जी अनिल जी, जी आपसे जवाब चाहूंगी। जी मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो राइटिंग ऑन द वॉल जो है ना नजर आ रही है साफ साफ, अभिषेक मनु सिंघवी का सबसे बड़ा आर्गुमेंट है वो ये है कि एक मिनट होल्ड करिए जी, एक मिनट होल्ड करिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, सॉरी मैं आपसे ये बोल रहा था कि अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा है कि जो आपने गवाहों के आधार पर जो ये मुकदमा दर्ज किया है वो भी थर्ड पार्टी के गवाह हैं। अभी होता क्या है कि हवाला के अंदर एक सबसे बड़ी कठिनाई है, कॉरबोरेशन ऑफ फैक्ट्स इज मोर इंपॉर्टेंट, और इस पूरे केस में अभी तक कॉरबोरेशन जो लीगल पॉइंट है, लीगल पॉइंट ये है कि पैसे दिए, ये आरोप के पैसे, वो नोट कहां से आए, किस बैंक से आए, किस रूट से आए, और किस हवाला के व्यापारी ने उनको पैसे दिए, ये कॉरपोरेशन की जो 4-5 कड़ियां हैं।
क्योंकि ईडी ने तय किया हुआ है, भारत सरकार ने, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूरे षड्यंत्र का खेल है। तो अब उसमें क्या करोगे आप तो कुछ नहीं कर सकते। ईडी के लोगों को कौन रोक सकता है इस देश में। अब वो ईडी का जो प्रोसिक्यूशन का रेट है वो भी आप देख लीजिए, कितने प्रतिशत ठीक है, कितने प्रतिशत गलत है। लेकिन ये सारी की सारी देखिए क्या है, बिना आग के तो धुआं उठता नहीं है। मैं सबसे पहले ये बताऊं कि केजरीवाल की राजनीति पे बाद में डिस्कस करेंगे। इस पूरी राजनीति से केजरीवाल ने पूरे देश की विपक्ष की राजनीति का नुकसान किया है। ये राजनीति केजरीवाल बिना पैसे की भी कर सकते थे, क्योंकि केजरीवाल का ग्राफ बहुत बढ़िया था, हो सकता था। उनको ये भ्रष्टाचार करने की जरूरत ही नहीं थी। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में और दिल्ली सरकार में आज भी ये लोग कहते हैं कि जो 1 रुपए का काम था वो अब 4 रुपए में होता है। लेकिन अब आप तस्वीर पलटेंगे, जैसे मैं हेमंत अत्री को सुन रहा था कि ये सरकार इन एब्सेंशिया नहीं चलेगी। अब ये सरकार तो मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल को बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो राष्ट्रपति के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, ये लोग भूल रहे हैं, सब हम अपने दर्शकों को बताना भी चाहिए कि ये देश की राजधानी है, विश्व गुरु देश की राजधानी, जिसको आप विश्व गुरु कह रहे हैं। आप भूटान गए हुए हैं, बर्मा गए हुए हैं, वहां से प्राइज ले रहे हैं, और आपकी राजधानी का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप पूरी दुनिया को संदेश क्या देना चाहते हैं? केजरीवाल से निपटने के तो 250 तरीके थे। केजरीवाल कौन सा भागे जा रहे थे? केजरीवाल को तो कभी भी कानून के दायरे में लाया जा सकता था। लेकिन आप ये राजनीति सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2024 का चुनाव आप विपक्ष को पंगु बनाकर लड़ना चाहते हैं। देश की सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी का अकाउंट बंद कर दिया आपने, मुख्यमंत्री को बंद कर दिया, बाकी जगह झारखंड में मुख्यमंत्री को बंद कर दिया, नीतीश कुमार को आप ले आए, कर्पूरी ठाकुर को। अरे भाई, मैं ये पूछ रहा हूं, अगर 400 पार हो रहा है तो ये सब करने की जरूरत क्या है? 400 तो पार हो गए ना, उसके लिए इतनी हजामत करने की क्या जरूरत है? 400 पार नहीं हो रहे, ये 205 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहे, सर पटक के मर गए। 205 से 183 से 205 का आंकड़ा है, खलबली है। मैंने अभी 7 राज्यों का विश्लेषण किया है और आज 8वां करूंगा। बेचैनी है। सिर्फ उत्तराखंड को छोड़ दें, जहां थोड़ी सी 5 में से 4 सीट आने की उम्मीद है, बाकी सब जगह घट रही है सीटें। महाराष्ट्र जहां 48 में से 28 सीटें हैं, 10 सीट से ऊपर नहीं आ रही इनकी, आप समझिए। कर्नाटक जहां 28 में से 26 जीत रही है, मैं 23 सीट दे रहा हूं, 23 सीट आने को तैयार है। उड़ीसा लड़ रहे नवीन पटनायक से। क्या राजनीति का घालमेल है? एक पूरी की पूरी विपक्षी पार्टी को अपने अंदर संभाल लेना चाहते हैं। अरे भाई, अगर ऐसी ही सत्ता की पिपासा है तो सब राजनीतिक पार्टियों को इलेक्शन कमीशन से कहिए डिफंक कर दें, डिसॉल्व कर दें, उनके सिंबल फ्रीज कर ले। करेंगे ये आने वाले दिनों में, यही होगा। लेकिन केजरीवाल की राजनीति बिना धुएं के नहीं है। केजरीवाल बेईमान है, मैं साफ साफ कह रहा हूं, अव्वल दर्जे के बेईमान है। लेकिन केजरीवाल पे जो हमला है ये राजनीति से प्रेरित है, और इस राजनीति का अंत दिल्ली के लोकसभा चुनाव में होगा। 7 की 7 सीट साफ हो गई। आप देखिए, त्रासदी भारतीय जनता पार्टी, हमारे आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी परचम लहरा रहे पूरे देश में। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास नेता नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, आप समझिए ना। कहां से कैंडिडेट ढूंढ ढूंढ करके ला रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। नेता बनाने पड़ते हैं दिल्ली के अंदर, आदमी नहीं है इनके पास। यही हाल कांग्रेस का है। केजरीवाल ने बहुत बहादुरी का काम किया, लेकिन केजरीवाल डरपोक साबित हुए, लालची साबित हुए। केजरीवाल ने इस देश के विपक्ष की राजनीति के साथ गद्दारी की है। केजरीवाल को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी वालों को भी ये समझना पड़ेगा कि केजरीवाल टेढ़ी खीर है, और केजरीवाल से ऐसे नहीं निपटा जाएगा जैसे ये निपटना चाहते हैं जी। क्योंकि उनके पास, अनिल जी, मैं आपके पास जी बिल्कुल आपके पास मैं लौट रही हूँ। माफ कीजिएगा, थोड़ा आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि हमारे रिपोर्टर जो हैं इकरार, वो राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर वहां पर मौजूद हैं, और वहां पर हलचल जो है बहुत तेज हो गई है, क्योंकि किसी भी वक्त जो है वो फैसला
आ सकता है रिमांड को लेकर। इकरार के पास मैं जाना चाहूंगी, इकरार क्या अपडेट है फिलहाल आपके पास? बहुत वक्त लग रहा है रिमांड पर फैसला आने के लिए, तमाम जिरह बहस जो है वो पूरी हो चुकी है। केजरीवाल की तरफ से 2 वकील जो पेश हुए उनकी तरफ से भी जिरह जो है बहस पूरी हो चुकी है। अब कितना वक्त लग रहा है, क्या कुछ आप देख रहे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर? ये हलचल जो है ये क्यों बढ़ती हुई नजर आ रही है वहां? जी, सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि थोड़ा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से 3 वकील पेश हुए हैं। सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने जो है अपने बातें रखी, उसके बाद में विक्रम चौधरी ने रखी और फिर रमेश गुप्ता ने। फिर इन तीनों वकीलों का जो है ईडी ने विरोध किया। ईडी ने कहा कि एक व्यक्ति के कितने लोग कितने लोग पक्ष रखेंगे, इसी को लेकर जो है कोर्ट में जो है ईडी ने अपना विरोध दर्ज किया। वहीं अगर हम बताएं कि सरगर्मियां थोड़ी तेज हो गई हैं और किसी भी वक्त फैसला आ सकता है अरविंद केजरीवाल के रिमांड को लेकर। आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल तैनात हो गया, पहले के मुकाबले अब बढ़ गए हैं। कुछ पुलिस के आला अफसर आए, वो अंदर कोर्ट परिसर के अंदर गए और हमने उनसे पूछा, जब जानकारी ली तो ये पता चला कि गेट नंबर 3 है, यहीं से अरविंद केजरीवाल को ले जाया जाएगा। इसीलिए जो है ये पुलिस बल जो है तैनात किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस की बटालियन यहाँ पे तैनात है और दिल्ली पुलिस के जवान भी है। तो कुल मिला के किसी भी वक्त जो है थोड़ी देर में बस कुछ ही ये कह लीजिए मिनटों में जो है ये फैसला आ सकता है कोर्ट का कि अरविंद केजरीवाल के जो तीनों वकील हैं उन तीनों वकीलों की जो है दलील पूरी हो चुकी है। तीनों ने अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं और किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। और फैसले के बाद में जो है अरविंद केजरीवाल इस जो गेट नंबर 3 है यहाँ से निकलेंगे। हालांकि जब उनको लेकर आए तो गेट नंबर 5 से लेकर आए थे सुरक्षा कारणों के मद्देनजर, लेकिन अब जो जैसे हमें जानकारी मिल रही है कि उनको गेट नंबर 3 से ले जाया जाएगा। उससे पहले किसी भी वक्त जो है फैसला आ सकता है। दोनों पक्षों की दलील पूरी हो गई है। ईडी ने जो है 28 पेज के दस्तावेज में सारी बातें रखी, अपने जो रिमांड लेने को रिमांड से संबंधित जो है मजबूती से अपना पक्ष रखा। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने जो है उनकी हर दलीलों को जो है क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद में उनसे कहा कि रिमांड की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके दोस्त विक्रम चौधरी जो वकील है उन्होंने कहा कि जी जब ये हम हर सम्मान के इनका जवाब दे रहे हैं और जांच में कोऑपरेट करने के लिए तैयार है तो गिरफ्तारी की क्या ज़रूरत है। तो कुल मिला के जो है तीनों जो वकील पेश हुए थे अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उन्होंने अपनी अपनी दलीलें रख दी हैं और ईडी की ओर से भी पेश किए गए वकीलों ने दलीलें रख दी। अब किसी भी वक्त कुछ ही सेकंडों में ये फैसला आ सकता है कि अरविंद केजरीवाल को जो रिमांड है वो कितने दिन की होगी। हालांकि 10 दिन की जो है ईडी की तरफ से डिमांड की गई है रिमांड के लिए, 10 दिन की उन्होंने रिमांड मांगी है। अब देखते हैं, कुछ ही समय का इंतजार है। कुछ हलचल गेट की तरफ बढ़ती जा रही है। मैं फारूक से कहूँगा, फारूक एक बार कोर्ट के अंदर का सीन थोड़ा दिखाएं। कुछ पुलिस वाले वहाँ आ गए हैं गेट के पास में, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सरगर्मियाँ थोड़ी तेज हो गई हैं। पहले यहाँ कुछ लोग नहीं थे, अब धीरे धीरे आना शुरू हो गया। लगता है कोर्ट का फैसला वो आने वाला है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और इकरार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और लगातार वो तस्वीरें जो है राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर की वो दिखा रहे हैं। हलचल वहां पर बहुत तेज है। पैरामिलिट्री फोर्सेस और आरएएफ के जवान जो है वहां पर मौजूद हैं और किसी वक्त फैसला आ सकता है, इसीलिए वहां पर हलचल बहुत तेज हो गई है। और जिस गेट के बाहर, गेट नंबर 3 जिसके बाहर खड़े हुए हैं, यहीं से अरविंद केजरीवाल को यहाँ से ले जाया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर चहलकदमी जो है बहुत तेज है। तमाम बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। जब फैसला आएगा, फैसला हक में आता है या उनके खिलाफ आता है, दोनों ही सूरत जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों ही सूरत में देखना, फिर यहाँ से राजनीति दिल्ली की आम आदमी पार्टी की और उसके साथ साथ इंडिया गठबंधन की कैसे आगे बढ़ती है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और इसीलिए हम आपको तमाम पल पल की अपडेट जो है वो सुबह से दे रहे हैं। ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। 10 दिन की रिमांड मांगी गई है, कितने दिन की रिमांड मिलती है या नहीं मिलती है। तमाम जो हमारे एक्सपर्ट है लगातार उनका ये कहना है कि उनको ये प्रोबेबिलिटीज जो है उनको नजर आ रही है कि रिमांड मिलेगी। क्योंकि अभी तक जिस तरह से हमने देखा, जब कल हाईकोर्ट में भी जब ईडी जब पेश हुई तो उसने कहा कि गिरफ्तारी हमारा मकसद नहीं है। और उसके बाद जब राहत नहीं मिली केजरीवाल को वहां से गिरफ्तारी को लेकर, तो हमने देखा कि फौरन ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचती है। 2 घंटे तक पूछताछ होती है और पूछताछ के बाद जैसे ही वहां पर हलचल तेज होती है, ये पता लग जाता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने वाली है और फिर देर रात उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और फिर उसके बाद आज राउज एवेन्यू कोर्ट में जिस तरह से पेश किया गया, तमाम जिरह बहस हुई है,
और उसके बाद देखना आगे बेहद दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होने जा रहा है। अनिल जी और हेमंत जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ, आपसे मैं सवाल एक और लेना चाहूंगी। पासपोर्ट जी, आपके पास मैं आना चाह रही थी कि अभी फिलहाल की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं, कैसे आंक रहे हैं? अनिल जी ने भी बहुत गंभीर बातें कही हैं, अग्री और डिसअग्री किया जा सकता है, लेकिन आप पूरी स्थिति को अभी कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि ईडी ने इनकी जो गिरफ्तारी की है वो इन्हें वापस छोड़ देने के लिए तो नहीं की है। अगर ऐसा हो गया तो आप समझिए कि जो अधिकारी है वो भी गया, जो जज है उसकी भी बहुत मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ये हो सकता है कि 5 दिन या 7 दिन या 10 दिन या 15 दिन या अलग अलग किश्तों में। असली मकसद ये है कि चुनाव प्रचार से जो है इन्हें कितने दिन तक आप दूर रख सकते हैं, ये मुख्य मुद्दा जो है, यही मुख्य एम जो है वो का और उसके जरिए ईडी का होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आप में एक और सिमिलरिटी है बहुत बड़ी, कि दोनों में एक ही चेहरा है। अगर आप अरविंद केजरीवाल को हटा दें तो अब आपके सामने सवाल ये होगा कि कौन दूसरा ऐसा व्यक्ति है जो उन्हीं के तरह का चेहरा हो और वैसा ही प्रचार करे। थोड़ी बहुत जो हैसियत की वो एक मनीष सिसोदिया की, बहुत सारे हैं नेता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नेतृत्व विहीन नहीं हो जाएगा वो पूरा का पूरा संगठन है, लेकिन जैसे ये होता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, लेकिन आप माइनस अगर कर देते हैं मोदी को तो उनके सामने सबसे बड़ा संकट ये हो जाता है कि फिर आप किसको प्रेजेंट करेंगे। वही हाल जो है वो कहें तो कमोबेश वही स्थिति जो है वो आम आदमी पार्टी की है। मकसद ये है भारतीय जनता पार्टी का कि कम से कम चुनाव तक तो इनको जो है वो चुनावी मैदान से प्रचार करने से उनको हटा दिया जाए। दूसरी जो मैं बात कर रहा था कि जैसे जब भी हम इस तरीके के गठबंधनों की बात करते हैं, हमको रेफरेंस बार बार जो लेना पड़ता है 1977 का लेना पड़ता है। देखिए, 1977 में भी बहुत सारे दल जो हैं इकट्ठे आ गए, अभी भी बहुत सारे दल इकट्ठे आ गए, लेकिन मुख्य जो चीज जो फर्क पैदा की जिससे 1977 के चुनाव में वो थे कि कार्यकर्ताओं ने भी मिलकर काम किया था। ये अभी तक जो है आप देखिए, ये इंडिया गठबंधन के साथ वैसी बात बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही थी, लेकिन कल रात से जो सिनेरियो बदला है उसमें यह है कि कांग्रेस भी आ गई। देखिए, इंडिया गठबंधन को बनते तो कम से कम साल 1.5 साल हो गया, लेकिन ऐसा कौन सा मुद्दा है कि जिसमें किसी मुद्दे को लेके एक पार्टी आंदोलन कर रही हो तो उसके साथ साथ जो है सहयोगी गठबंधन आ गया हो? ऐसा कोई भी मुद्दा हमारे सामने नहीं आया था। केजरीवाल का मामला ऐसा मामला है जिसमें पहली बार एक तरफ से कांग्रेस भी आ गई, रातों रात वहां पे पहुंच गए, अरविंदर लवली पहुंच गए, राहुल गांधी वहां पे, प्रियंका ने ट्वीट कर दिया, और इतना नहीं पूरे देश भर से जो है उनके समर्थन में ट्वीट्स आए। इसके पहले आपको कोई भी ऐसी घटना आप याद कीजिए बहुत नहीं थी। हेमंत सोरेन की इसमें भी कुछ लोगों ने बात उठाई थी, लेकिन हेमंत सोरेन से भी एक कदम आगे ये घटना हो गई कि अरविंद केजरीवाल जो है उसको भी एक तरफ से तमाम गठबंधन के जो अन्य सहयोगी हैं उन्होंने ये मान लिया कि अगर हम इस समय इनके साथ खड़े नहीं होते तो सबका नंबर जो है धीरे धीरे चुनाव के होते होते आ जाएगा। ये बड़ा परिवर्तन है। अब देखना यह है कि क्या कार्यकर्ता, अगर वहां पर सीटों का बंटवारा होता है उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में, तो देखना यह होगा कि क्या समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता उसके क्षेत्र में अगर कांग्रेस को टिकट मिली है तो क्या उसके लिए वैसी जान लड़ाएगा जैसे वो सपा के लिए लड़ाता है। ऐसे ही दिल्ली में, क्या दिल्ली में उस क्षेत्र में जहां पर कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर वहां पर टिकट आम आदमी पार्टी के मिली है तो क्या वहां पर वो पूरा भिड़ेगा या नहीं भिड़ेगा? मुझे ऐसा लगता है कि वो स्थिति अब बनने लगी है। ये शायद जो है भारतीय जनता पार्टी की भूल साबित हो सकती है कि उन्होंने नेताओं को तो मिला दिया, वो नेताओं को अलग करना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये कदम ऐसा हो गया कि उसने कार्यकर्ताओं को भी इकट्ठा कर दिया। ये शुरुआत है। इस तरीके के उदाहरण आज आप देखिए पूरे देश भर में जो है वो न केवल आप पार्टी के लोग हैं, बहुत सारे राज्यों से जो मेरे पास भी खबरें आ रही है उसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो हैं, सिंबॉलिक रूप से ही क्यों न हो, वहां पे दूसरे दल के लोग भी आ रहे हैं और उनके साथ मिल रहे हैं। ये भूल जो है ये भारतीय जनता पार्टी को अधिक महंगी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। ये परिवर्तन जो है इस घटनाक्रम से आया हुआ दिख रहा है, जो इंडिया गठबंधन के लिए निश्चित रूप से एक शुभ संकेत हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा महंगा हो सकता है। बुशरा जी। जी बिल्कुल। और अभी ईडी ने फिलहाल ईडी ने फिर से अपनी बात यहाँ पर ईडी रखती हुई नजर आ रही है। तीनों ही जो वकील हैं अरविंद केजरीवाल के, उनकी जड़े बहस जो है वो पूरी हो चुकी है। 3 वकील रमेश गुप्ता, विक्रम चौधरी और अभिषेक मनु सिंघवी, 3 वकील हैं, तीनों जो है वो पेश हुए हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से। इसको लेकर ईडी ने अपनी आपत्ति भी दर्ज की कि एक व्यक्ति के लिए, एक पक्ष के लिए कितने लोग, कितने वकील जो हैं वो पक्ष रखेंगे। और उसके बाद अब तीनों ही वकीलों की, अरविंद केजरीवाल के, उनकी जो जड़े बहस है, जो उन्होंने बातें रखनी थी वो पूरी हो
चुकी हैं और अब ईडी एक बार फिर से अपना पक्ष जो है वो कोर्ट में रख रही है। तो लग रहा है थोड़ा सा वक्त शायद और लगेगा अभी इस मामले में फाइनल होने में कि आखिर क्या होने जा रहा है अरविंद केजरीवाल के साथ, और फिर अरविंद केजरीवाल के साथ जो होगा उसके बाद आम आदमी पार्टी के साथ क्या होने जा रहा है, दिल्ली सरकार के साथ क्या होने जा रहा है, इंडिया गठबंधन में किस तरह की स्थिति बनेगी, इस सब पर बात करना बेहद जरूरी है। हेमंत जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले अनिल जी, आप आने वाले वक्त में इसका राजनीतिक असर जो है वो कितना देखते हुए नजर आ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है ये पूरा का पूरा दाव उल्टा पड़ेगा बीजेपी के ऊपर? वो कहीं ना कहीं वो उसे लग रहा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो एज ले रही है इस तरह से करके, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी तिलमिलाहट, बौखलाहट और नर्वसनेस साफ तौर पर ये दिखा रही है कि आपने आंकड़ा बड़ा दे दिया है कि हम इतने नंबर हासिल करने जा रहे हैं, लेकिन जैसे आपने ही बोला कि 200 पार करना भी आपके लिए मुश्किल हो रहा है। अब लगातार भ्रष्टाचार की बात जो है प्रधानमंत्री करते हैं, मामला जिस पर पूरी तरीके से गिरी हुई है बीजेपी की पूरी कोशिश जो है यहाँ बीजेपी की तरफ से होती भी दिख रही है। देखिए, 400 पार का नारा जो है ये हातिम ताई का तिलिस्म है। हाँ, हातिम ताई की पुरानी फिल्में अगर आपने देखी हो, पहले भूत प्रेत की फिल्में आती थी, उनमें इसी तरह का रोमांच होता था। कोई भी आदमी कुछ कह देता था, मुट्ठी पे हाथ रखते थे, पहाड़ पे चढ़ जाता था, फिर नदी में मिल जाता था। भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि भारतीय जनमानस के वोटर को इसी तरह की छोटी छोटी गोलियां दे करके बहकाया जा सकता है, लेकिन स्थिति बहुत भयानक है। कल मैंने बस्तर का मतलब छत्तीसगढ़ का प्रोग्राम, छत्तीसगढ़ में 11 सीट हैं, सब कुछ बता रहे हैं, सब साफ है, लेकिन वहां भी फिर भी 3 सीटें कम होने का असर नजर आ रहा है। आप समझिए ना, हालांकि वहां कांग्रेस नहीं नजर आ रही, लेकिन जो 100% में से 100% नंबर आने की जो बात कर रहे हैं वो नजर नहीं आती। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ कहने जा रहा हूं कि आप पार्टी के नेता सारे के सारे एमएलए जो भी सुन रहे हो, अगर केजरीवाल की पत्नी को ये मुख्यमंत्री बनाएंगे तो ये समझ लीजिए ये बूमरैंग करेगा और केजरीवाल की पूरी राजनीति ध्वस्त हो जाएगी। किसी ना किसी दूसरे आदमी को उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा ताकि ये लोगों को लगे कि केजरीवाल की वास्तव में लोकतांत्रिक में आस्था है और ये दूसरे तरह के नेताओं की तरह से परिवार की गोदी में बैठ करके राजनीति नहीं करने वाले हैं, अगर केजरीवाल गंभीर नेता हैं तो। लेकिन आने वाले दिनों का जो परिदृश्य नजर आ रहा है, जो कि अत्री जी ने भी बताया कि जमानत नहीं जल्दी से होने वाली है, मनीष सिसोदिया की तरह, संजय सिंह की तरह और संजय की तरह से इनको भी खूब रगड़ेंगे, चुनाव तक रगड़ेंगे। ये ऑप्शन अब आपके पास है कि एक ही ऑप्शन बचा है कि मुकदमा लड़ते रहें। आप समझिए हिंदुस्तान में मुकदमा लड़ना ऐसे ही है कि 50 साल निकल जाएंगे और आप बाहर ही नहीं आ पाओगे, आप समझ लीजिए। हाँ, मतलब वो गारा में फंसने वाली बात है। तो केजरीवाल को गारा में उतार दिया बीजेपी ने, अब उसमें जितना घूमेंगे वो गारा नीचे की तरफ लेती चली जाएगी और उसमें वकील, जज, ऐसा नृत्य और तांडव होगा आने वाले 3 साल में कि पता ही नहीं चलेगा केजरीवाल का हुआ क्या। तो केजरीवाल की पूरी राजनीति को लील जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक गलती कर रही है, ये जो केजरीवाल का स्पेस है, केजरीवाल ने जो स्पेस लिया था वो स्पेस कांग्रेस के पास चला जाएगा स्वतः स्फूर्त। केजरीवाल का वोटर बीजेपी का वोटर नहीं है, आप समझिए। हाँ, ये इसका नुकसान होगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो अभी जो आज की डेट में जो राजनीति होने वाली है, जो नजर आ रही है, सबसे बड़ा नुकसान तो इनको लोकसभा में हो गया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जनता जो है पिटने वाले के साथ रहती है, पीटने वाले के साथ नहीं होती है। केजरीवाल की पिटाई हो रही है और केजरीवाल की पिटाई होने से सहानुभूति का वोट मिलेगा। केजरीवाल के किसी वर्कर को कहीं का जाने की जरूरत नहीं है दिल्ली में, पहले भी नहीं जाते थे वो लोग दिल्ली के अंदर वोट मांगने, क्योंकि केजरीवाल के नारों और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा चलाए गए कैंपेन से वोट मिलता था। अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। भाजपा का भी प्रेजेंस दिल्ली के अंदर नहीं है, आप ये समझिए, चाहे कितनी रैली वो कर लें। मजे की बात यह है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी की एक्सेप्टेबिलिटी वो नहीं है जो पूरे देश के अंदर है। दिल्ली का मतदाता जागरूक है, दिल्ली के मतदाता का मन बदला हुआ है। और आज की घटना से, हालांकि संघियों ने सुबह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलाया हुआ है, तमाम तरह की फिल्में आ गई हैं, इतने बहादुर हैं ये लोग, गजब है। ऐसी फैक्ट्री चलाते हैं सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक, पूछो नहीं।
लेकिन उसका असर नहीं हो रहा है। लेकिन एक ही सावधानी केजरीवाल को बरतनी पड़ेगी, आपके लोगों को, पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो ये 7 सीटें बीजेपी के पास चली जाएंगी, लिख लीजिए आप, 1 वोट नहीं मिलेगा। जी ये मेरा आकलन है, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, क्योंकि जी जो काम बिहार में हुआ, मैं जो काम बाकी जगह हुआ, परिवार को सत्ता सौंपने का, उसका रिपरकशन बहुत भयानक होगा और मोदी की बात तायद हो जाएगी कि ये परिवारवादी पार्टियां हैं, परिवार से बाहर निकल के नहीं सोचती हैं, उसका इंपैक्ट होगा, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन केजरीवाल आज की डेट में विक्टिम है, भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बाद मोदी के जाल में है, कोर्ट के जाल में है और ये अदालत की दलदल में फंस गए हैं। अब इनका निकलना बड़ा मुश्किल है, मैं आपको बता रहा हूं। ये नहीं निकलेंगे, इनको निकलने ही नहीं देंगे, क्योंकि ये बढ़ता हुआ नेता है, सूरज है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को समझ में आ रहा है कि केजरीवाल की आंधी को अब रोकना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस से अलायंस है। धीरे धीरे उस स्पेस को केजरीवाल कवर कर रहे थे, वो स्पेस नहीं जाने देना है। और खासतौर से गुजरात में जो 4 सीट का नुकसान केजरीवाल कर रहे हैं, उसको नरेंद्र मोदी नहीं पचा पा रहे हैं। भरूच, भावनगर, वासा की जो 4 सीटें भरूच के आसपास की हैं, वो 25 में से 4 सीटें कम हो रही हैं, 21 सीटें आ रही हैं बीजेपी की आज की डेट में। वो 4 सीट कहां दिलाएंगे? वो 4 सीट का नुकसान नरेंद्र मोदी को नहीं पच रहा है, आप समझ रहे हैं? ये सबसे बड़ा गड़बड़ है। तो केजरीवाल का जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, उसको डेसिमेट जब तक बीजेपी नहीं करेगी, तब तक केजरीवाल की मुक्ति संभव नहीं है। या तो केजरीवाल आप माफीनामा मांग के बाहर आ जाएं, जैसे नीतीश कुमार ने माफीनामा मांग लिया, तो फिर जो है वैधान हो जाएगा और राजनीति चलेगी। ये केजरीवाल के सामने चॉइस है कि टेम्परेरीली माफी मांग करके राजनीति करने के लिए नीतीश कुमार की तरह बाहर आए या जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाए। जी, लेकिन लग रहा है कि अभी फिलहाल केजरीवाल ने जेल जाने का ही फैसला किया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, लगातार वो सोशल मीडिया के जरिए, टीवी चैनल्स के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जगहों पर उन्होंने बताया, अरविंद केजरीवाल ने, कि क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है। उनके पार्टी के लीडर्स ने आकर कहा क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो बता सकते हैं कि उन्होंने कहा कि उनको लगातार ये कहा गया कि आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना बने, आप उससे बाहर आ जाएं, आप हमारे साथ आ जाएं, और फिर ये तमाम जो ईडी और ये तमाम जिस तरह से आपके पीछे है, ये जो तमाम कार्रवाई हो रही है, ये सब जो है वो रुक जाएगी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी रुक जाएगी। ये तमाम बातें खुद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अलग अलग वक्त पर आकर कही है। तो अरविंद केजरीवाल ने जेल जाना ही चुना है, और बिल्कुल उसी तरह से मुझे लगता है कि शायद वो भी वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि जेएमएम की अगर हम बात करते हैं तो जेएमएम ने भी पहले लग रहा था कि शायद हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को बना देंगे, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने भी तमाम चीजों को देखा, और वही परिवारवाद की बात जो अनिल जी कर रहे हैं, शायद उसी लिए उन्होंने भी वो फैसला नहीं लिया, और उसके बाद चंपई सोरेन को जो है उन्होंने वहां का सीएम बनाया। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, पैदा होती है, तो केजरीवाल फिर क्या कर सकते हैं? ये मूव उनकी आगे की राजनीति को कैसे तय करेगा, क्या दिशा देगा, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। आप कैसे देख रहे हैं हेमंत जी इसको? जी, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। चंद दिनों की बात है जब हेमंत सोरेन का जिस तरीके से इस्तीफा हुआ, बड़े नाटकीय अंदाज में सारी चीजें, हालांकि वो भी अपेक्षित था, उसमें भी कोई अप्रत्याशित नहीं था। वही चीज अभी आपने देखा कि कल जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल के साथ हुई, तो ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड है, इसको ऐसे मत मानिए। ये जो कल सुप्रीम कोर्ट से जो बॉन्ड्स की डिटेल्स आई थी, अगर वो आज आती तो केजरीवाल आज अरेस्ट होते, कल आती तो कल होते। ये बिल्कुल बीजेपी का बिल्कुल जो नैरेटिव का एक हिस्सा है कि किस इवेंट को कैसे काउंटर करना है। दूसरी बात, जो एक अनिल जी जो एक बात कह रहे थे, जो विक्टिमहुड की बात है ना, नरेंद्र मोदी किस बात के चैंपियन है? वो इसी बात के चैंपियन है कि देखिए मेरे साथ तो इतनी ज्यादती होती है, मेरे साथ तो ये करते हैं, मुझे तो गालियां देते हैं। तो किसी भी रूप में विक्टिमहुड का कार्ड खेलने में, खुद को अपने आप को पीड़ित भाव के साथ वो दिखाने में केजरीवाल के भी साथ कोई सानी नहीं है। वो मोदी से बहुत बड़े चैंपियन है। अब उसमें देखिए, उनकी पत्नी सीएम बने ना बने, लेकिन पार्टी को संगठित रखने में, क्योंकि बाकी सारी जो सेकेंड लाइन लीडरशिप थी वो भी जेल में है, सिसोदिया खासतौर पे, और जैन भी अंदर है, तो संजय सिंह अंदर है। तो फर्स्ट लाइन जो उनकी जो अपेरेंट जो लीडरशिप है वो नहीं है वहां पे। मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे ये केजरीवाल का फैसला है, लेकिन एक चीज बड़ी तय है कि जो प्रचार होगा लोकसभा के दौरान और वो सारा है, उसमें सुनीता केजरीवाल का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। तो वो क्या केजरीवाल की स्पेस को उसने जल्दी से ले पाएंगी, एक, और बीइंग ए महिला, वो महिलाओं से कितना कनेक्ट कर पाएंगी,
देखिए, दिल्ली में एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है, मोहल्ला क्लिनिक्स का तो ज्यादा आप लोगों को पता होगा, लेकिन जो फ्री बस सर्विस है वो अपने आप में हर महिला के लिए एक बहुत बड़ी बोन है। और यही सब चीजें हैं जो केजरीवाल का कोर वोट बैंक है। उसमें अगर उनकी धर्मपत्नी उसी गति से कनेक्ट कर पाती है, क्योंकि वो भी अधिकारी रही, जो पब्लिक डीलिंग उनकी भी है, तो इस सारे में केजरीवाल सीएम चाहे किसी और को बना दे, लेकिन उनकी पत्नी का रोल बहुत बड़ा रहने वाला है पार्टी को एकजुट रखने में। तो मुझे लगता है कि जैसे बाकी साथी भी कह रहे थे, विक्टिमहुड का कार्ड खेलने में केजरीवाल और उनका परिवार या उनकी पार्टी पीछे नहीं रहने वाली है। एक दूसरा, जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अपने आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, उसका अगर कोई चांसलर है इस देश में तो वो केजरीवाल की पार्टी है। वो प्रोपेगेंडे में भी और हर तरीके से इनसे 21 पढ़ते हैं, 19 नहीं है। और आज का जो चुनाव का जो पूरा सिस्टम आप देखती हैं, वो सारा प्रोपेगेंडा वार उसमें बड़ा रोल रहता है। फाइनेंशियली दे आर नॉट वीक, कांग्रेस की तरह उनकी दुर्गति नहीं है, पंजाब में भी उनकी सरकार है। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल को छेड़खानी करके अल्टीमेटली बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में कम से कम बहुत भारी खता खाने जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। विधानसभा में क्या होगा वो तब देखा जाएगा। तात्कालिक इम्पैक्ट इसका जो है वो बीजेपी के खिलाफ जाएगा और उनको ये बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जहां तक लोकसभा का चुनाव का है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पर बात है। जी बिल्कुल। और दीपक पाशपुर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनको जाना भी है। दीपक जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि अगर अभी की, अगर फिलहाल की परिस्थिति की हम बात करते हैं, हम ये देख रहे हैं कि जहां जहां जिस जिस जगह पर चाहे हम झारखंड की बात करें या फिर हम बिहार की बात करें या फिर अब हम दिल्ली की बात करें, जिन जिन जगहों पर जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, दल हैं, उनको जो ईडी के जरिए या तो जेल भेजा जा रहा है या फिर ईडी की तलवार उनके ऊपर लटक रही है या फिर उनसे लगातार पूछताछ हो रही है, ये तमाम चीजें बैकफायर कर रही हैं बीजेपी पर। अगर ऐसा है तो उसके बावजूद भी ये दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी के जरिए गिरफ्तारी, आखिर ये क्यों किया गया होगा? बड़े बड़े महानुभव जो है वो बीजेपी और आरएसएस में बैठे हुए हैं, क्या सब कुछ जानते बूझते हुए इस तरह की गलती करेंगे या फिर अंदर की कहानी कुछ और है, या उनको लगता है कि एक बार फिर से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन को घेर कर वो कुछ हासिल करना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अब मोदी जी के पास जो है सलाह देने वाला कोई नहीं है। अब वो जो कुछ कर रहे हैं वो केवल अपनी मर्जी से कर रहे हैं। और जैसा कि पिछले 10 सालों में उन्होंने देखे, उनके पास अब कोई नजदीक भटकना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि उनके अपने भारतीय जनता पार्टी के भी जो बड़े नेता हैं, जो उनके बड़े नजदीक के मंत्री हैं, वो भी जानते हैं कि आज आपको शायद सफलता मिल सकती है, लेकिन आने वाले समय में इतिहास में यही दर्ज होगा कि ये व्यक्ति जो था या ये जो प्रधानमंत्री था, इसने देश के लोकतंत्र को पूरा का पूरा बर्बाद किया है। हम ये भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर लोगों में से जितने सेंसिबल लोग हैं, आप देखिए मोदी जी के आसपास कौन खड़े होते हैं, वही जो दोयम दर्जे के, जो जिनको हम कह सकते हैं, जो अभी हाल में जो है मोदी के बहुत करीब आ गए हैं। आप उनके तमाम, जिस समय वो थोड़ा बहुत मीडिया से बात करते हैं या संसद में जाने के पहले, वही मेघवाल जी होते हैं या वही कोई 2-4 लोग होते हैं, लेकिन जितने भी सेंसिबल और थोड़ी बहुत समझ रखने वाले लोगों ने, उन्होंने मुझे लगता है खुद ही अपनी दूरी बना ली है मोदी जी से, और वो खुद भी चाहते हैं कि मोदी जी जो करें उनका पाप वो खुद भी भुगते हैं, उनके उसमें वो शामिल नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि हर कोई देख रहा है कि क्या हो रहा है। वो ये भी जानते हैं कि हमारी सलाह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमसे कोई पूछा भी नहीं जाता। आखिर मोदी जी ने पिछले लंबे समय से जितने भी निर्णय लिए हैं, आपको कोई भी ऐसे फोटो नजर आई कि जिसमें लोगों के साथ बैठ के वो विचार विमर्श कर रहे हो? उनके कैबिनेट की फोटो जो है बहुत समय से आनी बंद हो गई है। कोई पार्टी के नेताओं के साथ विचार विमर्श करके किसी बात को के निर्णय पे पहुंचे, वो भी नहीं हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैकफायर इसलिए होगा, ये एक ऐसा केस है कि पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोगों को ये कन्विंस करने में बिल्कुल सफल नहीं हो पाएगी कि आखिर जो केजरीवाल है उसको क्यों गिरफ्तार किया गया। खासकर इसलिए कि पहले से 2-2, 3-3 उनके नेता इसी मामले में गिरफ्तार हैं, जबकि आप अभी तक ढंग से जो है एक आरोप पत्र तक पेश नहीं कर पा रहे हैं। तो लोग अब समझ रहे हैं। असली बात यह है कि अगले कुछ समय तक किस प्रकार से, जैसा मैंने पिछले राउंड में अपने कहा कि किस प्रकार से वो चुनाव प्रचार से इनको दूर रखना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, उसी का एक तरह से ये सारा का सारा हो रहा है। लेकिन मैं अंतिम बात ये कह के अपनी बात खत्म करूंगा बुशरा जी, कि अब आज रात तक जो कुछ होता है हो जाए। जिनको इनको जमानत मिलती है नहीं मिलती, 5 दिन की रिमांड मिलती है, 10 दिन की मिलती है, 15 दिन की, वो सब भूल जाइए। उनकी पत्नी जो है वो सीएम बनती है नहीं बनती, कौन बनता है, उसको भी भूल जाइए। कल से एक नया पात्र जो है इस रंगमंच पर प्रवेश करेगा और उसका नाम है एलजी।
एलजी की जो एलजी का जो अब है, उनकी जो हरकतें हैं, आपको हमको उनको अब नोट करना है कि वो क्या करने जा रहे हैं। ये तो कहानी खत्म हो जाएगी आज रात तक पता चल जाएगा कि केजरीवाल साहब जो है रात का खाना कहाँ खाने वाले हैं। उसके बाद एलजी जो है कल प्रवेश करेंगे। देखिए इतना बड़ा मैंडेट है वहां पर आम आदमी पार्टी का कि आप उसको 2-4 विधायकों को तोड़ के उस सरकार को नहीं गिरा सकते। वहां पे ऑपरेशन लोटस भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि वहां पर पार्टी कुछ भी कहिए अभी भी एकजुट है इनके पीछे। असली बात यह है अब एलजी को करना है। एलजी के पास निश्चित रूप से सारे डोसियर जो है गवर्नमेंट तक पहुंच चुका होगा, उनका मैसेज पहुंच चुका होगा कि कल सवेरे जब आप 10 बजे जाएंगे तब तक तो आपको पहला काम क्या करना है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगले कुछ समय में जो वहां पर आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो भीषण खतरे में है। केजरीवाल जेल में चले गए ये उतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है। असली महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा झटका जो है वो कल परसों नरसों जब भी है या उसकी प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। दूसरा जी ऐसा मेरा अनुमान है। अनिल जी वहां पर बैठे हैं, अनिल जी और अच्छे से इसके ऊपर कर सकते हैं कि क्या मेरी शंका जो है वो सही है या गलत है या क्या हो सकता है। इसका बेहतर सिनेरियो जो है वो एंटिसिपेट वो कर सकते हैं। जी भूषा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने बोली है और ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है। और अनिल जी आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये इल्जाम लगता रहा, कार्यकर्ता उनकी सड़कों पर आए, ये कहा गया कि भाई एलजी जो है वो दिल्ली चला रहे हैं, लगातार जो उनकी शक्तियां हैं जो पार्टी जो सरकार की उनको कम किया जा रहा है। लगातार अरविंद केजरीवाल यानी कि उनकी सरकार और एलजी लगातार कई मसलों पर आमने सामने आए। अब आप क्या देख रहे हैं, फैसला क्या आता है? सबको ये उम्मीद है कि रिमांड मिलेगी, इसी तरह की ये उम्मीद जताई जा रही है, आप भी यही कह रहे हैं। और आपको लग रहा है कि लगातार इसी तरीके से जैसे उनके और 2 नेता जेल में हैं वैसे ही जुडिशियल कस्टडी और इसी तरह से कोर्ट का दरवाजा जेल अब आगे आने वाले कुछ दिन जो है केजरीवाल किसी तरह से गुजरने वाले हैं। एलजी की फिर एंट्री को किस तरह से आप देखते हैं? आपको पता है कि एलजी का मतलब क्या हो? एलजी के पास बहुत कुछ करने को नहीं है क्योंकि एमएलए आपके पास हैं और एमएलए अगर रेजोल्यूशन पास करेंगे कि इन एफिशिएंसी ऑफ केजरीवाल हम अमुक XYZ को मुख्यमंत्री चुनते हैं तो एलजी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलानी पड़ेगी क्योंकि वहां कोई इंस्टेबिलिटी नहीं है, वहां कोई पोचिंग नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है, डिफेक्शन नहीं है। एक तो टेक्निकल ये है। हाँ, अगर केजरीवाल ये कहते हैं कि मैं जेल से शासन चलाऊंगा तो उनको डिसमिस, अभी लीगली उनको डिसमिस करने का अधिकार भी एलजी के पास नहीं है। वो भी कोर्ट में एक PIL दाखिल हो गई है, किसी यादव साहब ने की है आज ही हाई कोर्ट के अंदर कि इनको डिसमिस किया जाए। कानून संविधान में प्रावधान ही नहीं है कहीं कि कोई मुख्यमंत्री रिजाइन नहीं करे तो उसको जेल से आप जो है चलाने नहीं दे सकते। तो एलजी के पास कुछ नहीं है। हाँ, होम मिनिस्ट्री का आदेश जब हो जाएगा तो तर्क और वितर्क सब ढूंढे जाएंगे, उसकी विवेचना बाद में कोर्ट में होती रहेगी। लेकिन अगर एमएलए समझदार होंगे दिल्ली के और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने से बचाना होगा तो आज ही जैसे ही कि इनका निर्णय आएगा नया नेता चुना जाना चाहिए, नया मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलना चाहिए, XYZ कोई भी हो, उसके बाद राजनीति चलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं ये खेल बहुत भयानक हो रहा है देश के अंदर और आपको इस प्रोग्राम में ये जानना चाहिए कि बीजेपी की तिलमिलाट क्यों है। सुप्रीम कोर्ट बॉन्ड आने के बाद का जो जजमेंट आया है, मेरी खबर ये है कि बंबई के जो बिजनेस स्कूल्स हैं उन्होंने अपने आप को एक्सपोज करवाया है और साफ साफ कहा है ये एक्सटॉर्शनिस्ट गवर्नमेंट है, ये वसूली की सरकार है और हम इस सरकार से खुश नहीं हैं। ये एक बड़ा संदेश बंबई से है, उसमें केजरीवाल शामिल है। उस केजरीवाल की राजनीति को जब तक ये ध्वस्त नहीं करेंगे तो ये जो बिजनेस स्कूल है बॉम्बे का उसको मैसेज नहीं जाएगा कि आप कुछ कहते रहिए, मैं इसी तरह रूथलेसली देश को चलाऊंगा। लेकिन घंटी बज चुकी है। चंद्रचूड़ का जो फैसला है वो एक आई ओपनर है और वो ये कह रहा है कि देश का जो व्यापारी वर्ग है वो इस जबरन वसूली से तंग है और जबरन वसूली को खुद एक्सपोज करना चाहता है ताकि इस देश की जनता को ये पता चले कि जबरन वसूली का तांडव नहीं चलेगा।
जी बिल्कुल। एक और सवाल जो मैं आपसे जी अनिल जी मैं पूछना चाह रही थी, क्या आपको लग रहा है ये सिंपैथी जो है पूरी वो अरविंद केजरीवाल के फेवर में जाएगी? अरविंद केजरीवाल अगर सिर्फ अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए नहीं बल्कि पूरी इंडिया गठबंधन के लिए वो कैंपेन करते, क्योंकि अभी जो कैंपेन जो है जो पूरी तरीके से शुरू होगा, अभी तो क्योंकि सीटों को लेकर ही हम ये देख रहे हैं कि पूरी तरीके से नहीं सीट बल्कि टिकट जो है वो अभी तक नहीं बटे हैं, उसी को लेकर लगातार मीटिंग्स का दौर तमाम पार्टीज में जारी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल मिसिंग रहते हैं उस बिग पिक्चर से, जहां पर रैलियां होंगी, जहां पर इंडिया गठबंधन की रैलियां होंगी, जहां पर हो सकता है अरविंद केजरीवाल अलग अलग जगहों पर जाते रैलियों के लिए और वो वोट मांगेंगे इंडिया गठबंधन के लिए ही, तो वो अगर मिसिंग रहते हैं तो फिर आप कैसे देख रहे हैं इलेक्शन की तस्वीर को और लोकतंत्र और संविधान के लिए, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र के लिए ये बहुत घातक है जो किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या तक कहा जा रहा है। राहुल गांधी ने लिखा है कि एक डरा हुआ तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। उमर अब्दुल्ला जो हैं वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की ऐसी की तैसी, और फिर उसके बाद वो अपना ट्वीट लिखते हैं। इन तमाम चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये अमृतकाल नहीं है, ये आपातकाल है, और इस आपातकाल में सारे काम वो हो रहे हैं जो किसी भी आपातकाल में होने चाहिए। और ये पचौर जी भी बात कर रहे थे सन 77 की। मैं परसों महाराष्ट्र का एक प्रोग्राम कर रहा था, वहां से ये निकल करके आ रहा है कि वहां विपक्ष नहीं है, लेकिन जनता वहां जो है वो नरेंद्र मोदी विरोधी हो गई है। बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनको किसी नेता की जरूरत ही नहीं है। आप समझो, मराठी मानुष को समझो आप, वहां शिंदे मुख्यमंत्री है, ब्राह्मण उस सरकार को चला रहा है, वहां मराठाओं में बड़ा रोष है। यही काम उड़ीसा में है, वहां स्वतः स्फूर्त जो है एक जनमानस उभर करके आ गया है और गुस्से में है। वो बीजेपी, नवीन बाबू का समर्थक बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता, बीजेपी का वो समर्थक बीजेपी नवीन बाबू को वोट नहीं देना चाहता। आप समझिए अंतर्द्वंद, समझिए। पंजाब में कोई आदमी बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता, हरियाणा में कोई बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता। ये नरेंद्र मोदी को पता लग रहा है। नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि विपक्ष हटा करके और विपक्षी नेताओं को जेल भेज करके ये चुनाव जीता जा सकता है। ये सिर्फ भ्रम है। अगर जनता सन 77 की तरह से स्वतः स्फूर्त खड़ी हो गई तो किसी कैंपेन की और किसी विपक्ष की जरूरत नहीं है। ये चुनाव पलट जाएगा, और ये पलट रहा है धीरे धीरे। आप समझिए, ये धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रहा है। लोगों का गुस्सा पनप रहा है, लेकिन वो कितना संगठित होगा इस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के दुष्प्रचार से, ये आने 19 अप्रैल तक पता चलेगा, क्योंकि 19 अप्रैल को पहला चुनाव है। आप समझिए जी, आप समझिए, बस्तर जैसी जगह में जाके भारतीय जनता पार्टी का पूरा वो है और माओवादी हैं और संगठन सारा है, वहां भी अंदर कुलबुलाहट है, बेचैनी है, वो सीट भी हार सकते हैं। अब बस्तर जैसी जगह आप समझिए, उसके बराबर में कांकेर है। मैं तो आपको छत्तीसगढ़ बता रहा हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी गिरा सकता हूं आपको 542 की 42, जहां जहां अनरेस्ट है। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी 200 के आसपास है, 205 के आसपास। वो कितनी बढ़ेगी, सत्ता की तरफ जाएगी नहीं जाएगी ये नहीं पता है। विपक्ष भी कितना बढ़ेगा ये नहीं पता है। लेकिन राहुल गांधी की पीड़ा समझी जा सकती है। जिस आदमी की जेब काट ली हो पूरी पार्टी की, बंद कर दिया हो, चलने के पैसे नहीं हो, लेकिन लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोग 1-1 रुपया दे करके आदमी को खड़ा करते हैं। मैंने देवीलाल को देखा हुआ हरियाणा में, कार में पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन 87 सीट दी सन 87 के अंदर। ऐसा बदलेगा, लोग जनमानस आएगा। लोग देख रहे हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी को हल्के में मत लीजिए, हालांकि वो भ्रष्ट है, बेईमान है, अहंकारी है, सब है, लेकिन लोग पिटने वाले के साथ होते हैं, पीटने वाले के साथ नहीं होते। तो क्या ये पीपल्स वर्सेस आप सरकार देख रहे हैं ये पूरा इलेक्शन? क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन भले ही साथ आ गया हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये पीपल वर्सेस सरकार बीजेपी होने जा रहा है ये पूरा इलेक्शन लोकसभा 2024 का? भाई, बकौल प्रशांत किशोर 62% वोट तो विपक्ष के पास है ही ना। 62% वोट अगर संगठित होगा और ये तय करेगा कि इस देश में तानाशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र चलेगा, तो इसका तख्ता पलटने तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। और वो हो रहा है, वो हमिंग हो रही है, वो लोगों को बताना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी अगर तानाशाही छोड़ के लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाएंगे, जिसकी संभावना कम है, वो बात
दूर हो गई। अब 2024 का जो चुनाव है वो पुतिन की तरह से लड़ा जा रहा है, और आजन्म प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रहने की कल्पना जो इस पूरे विश्व में फैलती जा रही है, नरेंद्र मोदी उसके प्रतिनिधि होने जा रहे हैं, वो इस देश में नहीं चलेगा। मैं आपको बता दूं, समय लगता है चीजों को बदलने में, सत्ता को बदलने में, लेकिन लोगों में चेतना आ रही है। जी बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, और किसी भी वक्त, क्योंकि सबको इंतजार इसी बात का है कि आगे आखिर क्या होने जा रहा है। अनिल जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे साथ जुड़े, आपने वक्त दिया, आपने जितना वक्त तय था उससे ज्यादा दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि अभी भगवत मान ने आपसे कुछ देर पहले क्या कुछ कहा, पहले मैं आपको वो सुनवाती हूँ और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अभी राउज एवेन्यू कोर्ट में आखिर क्या कुछ चल रहा है। सुनिए आप भगवत मान को। सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। बहुत ही गंभीर विषय पर मैं बात करने के लिए आपके पास आया हूं। देश में जो माहौल चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, जो एजेंसीज हैं उनको एक टूल की तरह, एक औजार की तरह, हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी विपक्ष का नेता, कोई भी विपक्ष का कोई लीडर अगर बीजेपी के जुल्म जबर के खिलाफ बोलता है तो उसके घर पे ईडी आती है, उसके घर पे सीबीआई आती है, इनकम टैक्स आती है, और ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही बात आडवाणी जी ने कही थी कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी वाले हालात हो जाएंगे, तो आज हालात वही हैं। गवर्नर, जहां इनकी सरकार नहीं है वहां गवर्नर के जरिए, राज्यपालों के जरिए तंग किया जा रहा है। मैं भी उसका पीड़ित हूं। एक केरला के मुख्यमंत्री अभी जंतर मंत्र पर आके गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अपने गवर्नर से तंग है, उनका गवर्नर भाषण ही नहीं पढ़ता, उनका लिखा हुआ विधानसभा में जो पढ़ना होता है बजट सेशन में। ममता दीदी को हर रोज तंग किया जा रहा है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब को जब भी कोई काम करते हैं एलजी टांग अड़ाता है बीच में। सुप्रीम कोर्ट के जरिए सरकार चलानी पड़ रही है। हम भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। आरडीएफ का पैसा 5500 करोड़ रूरल डेवलपमेंट फंड का पंजाब का रोका हुआ है। नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रोका हुआ है। 8000 करोड़ से ज्यादा पंजाब का पैसा रोक रखा है। हम कोई भीख थोड़ी मांगते हैं, वो हमारे टैक्स का पैसा है, पंजाब के लोगों का हिस्सा है, वो योगदान है। फिर गवर्नर्स के जरिए सुप्रीम कोर्ट में मुझे जाना पड़ा गवर्नर के खिलाफ कि जी बजट सेशन नहीं होने दे रहे। सुप्रीम कोर्ट में स्टालिन जी सुप्रीम कोर्ट में, केरला के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में, अरविंद केजरीवाल जी, हर बात पे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट के 5-0 के बेंच ने कहा सर्विसेज जो हैं वो अरविंद केजरीवाल जी के पास, सरकार के पास रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 5-0 का फैसला नहीं माना। उसी दिन ऑर्डिनेंस जारी करके कहते नहीं, अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने देंगे हम। क्या अस्पताल बनाने वाला, आज दिल्ली में अस्पताल बनाने वाला, जिसने पूरे देश में हेल्थ क्रांति लेके आई, पैरासीटामोल की छोटी सी टैबलेट से लेके 40-50 लाख जो टेस्ट हैं फ्री हैं। आप लोग भी जाते होंगे, आपके रिश्तेदार, भगवान ना करे कोई ऐसी बीमारी हो। अस्पताल बनाने वाला जेल के अंदर सत्येंद्र जैन। दिल्ली में स्कूल बनाने वाला, जिसने लाखों बच्चे, गरीबों के बच्चे नीट, एमबीबीएस, आईआईटी में जाने योग्य कर दिए, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। राज्यसभा में मोदी जी के खिलाफ उठ के बोलने वाला संजय सिंह अंदर है। अभी
अरविंद केजरीवाल साहब को ले गए। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि देश में लोकतंत्र है कहां है। टीवी पत्रकार कोई अगर ऐसी रिपोर्टिंग कर दे, पत्रकार को पकड़ के लेके जाते हैं। कोई यूट्यूबर के बारे में कोई यूट्यूब वाला कोई बोल दे कुछ, उसके लिए कानून लेके आए, ये आपका कंटेंट जो है ये भड़काऊ है, हेट स्पीच माना जाएगा इसको। सबसे ज्यादा हेट स्पीच कौन देता है देश में? सबसे ज्यादा हेट स्पीच बीजेपी वाले देते हैं। गोली मारो, ये आतंकवादी हैं, इनको वोट दोगे तो आपके घरों में आएंगे। मतलब ये हेट स्पीच तो ये है ना। हम तो काम की राजनीति करते हैं, हम नाम की राजनीति नहीं करते। मैं पंजाब का 2 साल हो गए मुख्यमंत्री बने हुए। 2 साल में 43,000 सरकारी नौकरी देके आपके सामने खड़ा हूं। 2 साल में हमने 829 आम आदमी क्लिनिक बना दिए। 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पे आके दवाई लेके ठीक होके चले गए। क्या ये काम नहीं करनी चाहिए हमें? वो आम आदमी क्लिनिक को बंद कराने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रोक रखा है। ये ना बनाओ जी। फिर 26 जनवरी की परेड में पंजाब की झांकी नहीं हुई। क्यों जी? आजादी में 80% योगदान हमारे बुजुर्गों का, हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी। और 15 अगस्त और 26 जनवरी आप पंजाब के बिना मना लोगे? कैसे मना लोगे? हाउ डेयर यू आर। किसने, वो होते कौन है शहीद भगत सिंह की झांकी को, जिसमें शहीद भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा, जलियांवाला बाग का कांड, जिसमें वो थे झांकी में, उनको रिजेक्ट करने वाले ये कौन होते हैं? ये भगत सिंह से बड़े हो गए जिन्होंने देश लेके दिया, अब उन्हीं के खिलाफ कर रहे हैं। मुझे तो ये शक है अगर इनका बस चले तो ये राष्ट्रीय गीत जन गण मन से पंजाब का नाम निकाल देंगे। अगर इनका बस चले तो इतनी नफरत करते हैं ये पंजाब को। और पंजाब वो है जो पूरे देश का पेट भी पालता है। 532 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ। हमारे बेटे आज कारगिल से लेके पंजाब के लड़के खड़े हैं सीना तान के। कोई भी दुश्मन की तरफ से कोई गोली आती है सबसे पहले पंजाबियों का सीना है। तो ये इतना हमें नफरत करते हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? हम कहते रहे कि ये गिरफ्तार करेंगे, बहाना ढूंढ रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए टाइमिंग क्या है? ये क्या चाहते हैं? विपक्ष का कोई भी नेता इस इलेक्शन में चुनाव प्रचार ना कर पाए। ये इलेक्शन छीनना चाहते हैं। 3 दिन पहले रशिया में क्या हुआ? 88% वोट पुतिन। 2030 तक, आगे 40 तक भी जाएगा। और वो 12% है, वो खराब हुई वोट है, उनके खिलाफ नहीं वोट डाल सकता कोई। तो ये भी तो पुतिन के रास्ते पर ही चल रहे हैं। फिर ये डिक्टेटरशिप है। आप रात को 8 बजे आ जाओ घर, 9 बजे तक सर्च करते रहो, उसके बाद ले जाओ, फिर देखते हैं बाद में रिमांड मांगेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे एक देशभक्त बंदा है वो। अगर पैसे कमाने होते, IRS ऑफिसर है अरविंद केजरीवाल, कमिश्नर इनकम टैक्स का, उनकी पत्नी भी IRS कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू सर्विस में। पैसे कमाने होते तो अपनी अच्छी भली नौकरी क्यों छोड़ते? तो इनको यही लगता रहता है कि हमारी तरह सारे ही, देखो साधु को सभी लोग साधु लगते हैं, चोर को सब चोर लगते हैं। इनके इलेक्ट्रिक बॉन्ड का क्या हुआ? 8,000 करोड़ के आसपास जब इलेक्ट्रिक बॉन्ड निकले हैं, कहते वो तो चंदा है। अच्छा, अगर कोई अच्छे काम करे कहते नहीं तेरा धंधा है। अभी मैं परिवार से मिलके आया हूं, बेटा और बेटी हैं, आगे के एग्जाम देने हैं उन्होंने, किसी मिलने जाना है, कोई किताबें सिलेबस की, उनको बाहर नहीं निकलने दे रहे। रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, ये पुलिस से परमिशन लेनी पड़ रही है कि सर प्लीज इनको भेज दो अंदर। नहीं जी, 2 बंदों को ही भेजेंगे, ये 4 हैं। हद है। बच्चों का क्या कसूर है जी? उनकी पत्नी का क्या कसूर है जी? तो ये सब कोई इनका किसी, मुझे ये बता दीजिए किसकी मानते हैं ये? सुप्रीम कोर्ट की मानते हैं? नहीं मानते। इलेक्शन कमीशन की मानते हैं? नहीं मानते। CBI की मानते हैं? नहीं मानते। नीति आयोग की मानते हैं? नहीं मानते। ये तो कमाल है। मतलब मैं ही मैं, हर जगह मैं ही मैं। सो ये बहुत ही निंदनीय है। आम आदमी पार्टी
अब छोटी पार्टी नहीं है, 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई। 10 साल में 2 राज्यों में हमारी सरकारें हैं, 10 हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं, 1 हमारा लोकसभा का मेंबर है, 5 एमएलए हमारे गुजरात में हैं, 2 एमएलए हमारे गोवा में हैं, मध्य प्रदेश में सिंगरौली